पीटीआई के इस सिक्सर के बाद अब मामला यह है कि वफाक परेशान है। शहबाज शरीफ ने अगर याद हो कहा था कि मुझे बस 100 दिन के लिए हुकूमत मिल जाए तो मैं पता नहीं कहां से क्या कर दूंगा। ये लारे लपे हैं, ये पॉलिटिकल वो स्लोगन्स हैं जिसने पाकिस्तान को आज इस नहज पे पहुंचा दिया। इनको सिर्फ इस वक्त फिक्र खान साहब का फोबिया हुआ है, इनको पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं। टेक्निकलिटीज। I was the only anchor present in front of the stage of Imran उसकी Khan। वजह क्या है? आप आम घर के बच्चे हो, आप डरा नहीं आप मुश्किल से पहुंचे हो। हाँ जी। अल्लाह ने आपको वो बर्दाश्त और कुव्वत अता की है जो कम लोगों को अल्लाह नवाजता है। बेशक। जब इमरान खान साहब असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं तो वफाकी असेंबली का डिसॉल्व करनी चाहिए और वफाकी असेंबली का रहने का कोई जवाब नहीं कि मैंने कई ऐसे रेफरेंस भिजवाए हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से है। इमरान खान का तो इनको आ गया रेफरेंस, लेकिन अब तोशा खाना वाला, अच्छा वो भी गलत आया, वो भी आर्टिकल 63A के तहत अपना स्पीकर को तो इख्तियार ही नहीं था, जो कि आर्टिकल 63 में जितनी चीजें दी हैं उसके तहत तो था ही नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जमान पार्क लाहौर सियासत का मरकज निगाह बन गया। इमरान खान की सदारत में अहम बैठक हुई, बड़े फैसले हुए, बड़े मशवरे हुए और आखिर में यह फैसला किया गया है कि इमरान खान साहब ने अपने 26 नवंबर वाले जलसे में जिस बात का ऐलान किया था, यानी पंजाब और केपी के असेंबली तहलील करने का ऐलान किया गया था, उसकी अब तौसीक कर दी गई है। इस सिलसिले में मजीद मशावरती इजलास होंगे, एक जुम्मे को होगा, एक हफ्ते को होगा और बहरहाल अब यह उसूली तौर पर तय कर लिया गया है कि पंजाब और केपी के असेंबली दोनों को तहलील कर दिया जाएगा। पॉलिटिकल क्राइसिस की सिचुएशन में सवाल यह है कि क्या ज़मनी इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा इतनी नंबर्स ऑफ सीटों के ऊपर, या फिर मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। एक और क्वेश्चन ये भी है कि इन ज़मनी इंतखाबात की जगह पर मिड टर्म इंतखाबात या क़ब्ल अज़ वक्त आम इंतखाबात होंगे। हर तरफ ये सवालात उठाए जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ तौसीक की बात करके हुकूमत वक्त यानी वफाक को ये ऑप्शन दिया है कि वो सोच लें, अगर सोचना चाहें तो, और वक्त से पहले फैसला करके बता दें अगर वो क़ब्ल अज़ वक्त आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। तो इस वक्त उसूली तौर पर जो बॉल है वो वफाकी हुकूमत के कोर्ट में डाल दी गई है पीटीआई की जानिब से, जबकि पीटीआई के इस सिक्सर के बाद अब मामला यह है कि वफाक परेशान है। आज की उनकी एडवाइजरी कमेटी का जो इजलास था उसमें कोई फैसला नहीं हो सका। आने वाले दिन कितने इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की जो डेवलपिंग पॉलिटिक्स है उसके अंदर से क्या निकलता है, आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग पॉलिटिकल क्राइसिस। हैशटैग पॉलिटिकल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान में शामिल हैं साबिक वफाकी वजीर जनाब शहरियार खान आफरीदी साहब। आज के हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब कंवर दिलशाद साहब। और आज के हमारे तीसरे और आखिरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून जनाब एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब। मैं साबिक वफाकी वजीर जनाब शहरियार खान आफरीदी साहब को प्रोग्राम के इस हिस्से में खुशामदीद कहता हूँ। सर, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो बैक एंड पे हीरोज़ होते हैं ना, वो नज़र नहीं आते अक्सर स्टेज के ऊपर, तो आपकी पार्टी के अंदर कुछ बैक एंड हीरोज़ हैं जो लोगों को इकट्ठा करने में, उनको जमा करने में बड़ा टाइम लगाते हैं। ये कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद हम जो फर्दर हैपनिंग होगी उसके ऊपर बात करेंगे। इतना बड़ा क्राउड कैसे इकट्ठा कर लिया आप लोगों ने, और आप स्टेज पे नज़र नहीं आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। तमाम तारीफ़ें रब और रब के महबूब की हैं। देखिए जी, तारीख़ रकम हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फ़ज़ल के बग़ैर कुछ नहीं हो सकता। बेशक। मेरा लीडर पाकिस्तान का एक ऐसा सपूत और दीन इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ने एक ऐसा तोहफ़ा इमरान खान साहब की शक्ल में अता किया है जो नामूस रसालत का आलम, दीन की सरबुलंदी, तमाम मज़ाहिब और अक़वामों के लिए अमन का ज़रिया और फिर सबसे बढ़कर
एक ऐसी सोच जिनको मदीना की रियासत, क्या आपने पॉलिटिक्स में ये सुना था? कभी भी नहीं। और फिर Never. दरवेश आदमी जिनके साथ रब होता है ना, और माँ की दुआ। ये मैं आपके आज इसलिए कह रहा हूँ कि आपके व्यूअर्स और ऑडियंस देखें, आजकल थोड़ा डिस्कनेक्ट लग रहा है। हम जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं और जो हमारे एज ग्रुप के, हम तो तस्वर भी नहीं कर सकते माँ बाप। आज अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको क्या चाहिए अल्लाह की तरफ से, तो मैं कहूँगा जी मुझे वो माँ बाप बचपन वाले दिन चाहिए, सब कुछ कुर्बान उन पे। तो खान साहब ने माँ को भी पाया, बाप को भी पाया, और सबसे बढ़कर ये कि उनकी मेहनत है, अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रगल। पिछले 200 सालों में आपको इंसानी तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। नेल्सन मंडेला का क्या हमने सुना था, खान साहब ने अपने बलबूते पे, और सबसे बढ़कर ये कि शेयर कमिटमेंट, डेडिकेशन और हार्ड वर्क, इसकी मिसाल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो एक तो ये उनका करिश्मा, उनकी कमिटमेंट, फिर सबसे बढ़कर ये कि उनकी टीम और लोग खुद, पाकिस्तानी कौम के दिलों में अल्लाह ने जो खान को उतारा है, तो कौम खुद भी चल के आई। अब बात यह है कि पॉलिटिक्स में, सियासत में मुख्तलिफ लोग आते हैं, कोई कारोबार के लिए आता है, कोई अपनी ज़ात के हवाले से अटेंशन सीकर होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि तस्वीरों के ख्वाहिशमंद होते हैं, कुछ लोग डू नथिंग वाले, कुछ ओहदों के शौकीन होते हैं। तो जब आप लोगों को निकालेंगे ना, तो हक हलाल की कमाई अपने बच्चों के मुंह से नवाले निकाल के, जब आप, क्योंकि ये खान नहीं, मेरे मुल्क और आने वाली नस्लों की बात है, तो फिर आप स्टेज पे तो पहुंच ही नहीं सकते। हमें पहले बताया गया कि जी, क्योंकि कोहाट जनूबी अजला, तो मैं अल्लाह का एहसान, और ये क्रेडिट जाता है खान साहब और फिर CM KP परवेज़ खटक साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, और कोहाट, हंगू, बनू, करक, लकी, टांग, DI खान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, कुरम एजेंसी, और एजेंसी, दर आदम खेल, ये इनके तमाम वोटर्स, सपोर्टर्स, वेल विशर, हमारे जो तंजीमी और बाकी ISF, यूथ विंग, विमेन विंग, लेबर विंग, इन सब की लाजवाल कमिटमेंट है। एक तरफ पिशावर वैली, मालकंड, हज़ारा मिलता है मोटरवे पे, दूसरी तरफ जनूबी अजला और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा DI खान, मियाँ वाली, और फिर अटक, कोई 150 किलोमीटर जैम पैक्ड सी पैक पे, मतलब गाड़ी स्नेल पेस पे मूव कर रही है। हमें पहले बताया गया कि खान साहब कह रहे हैं 1 बजे आए, फिर कहा कि जी कि 3 बजे तकरीर। बाय द टाइम जब हम वहां पहुंचे तो शाह महमूद कुरैशी साहब तकरीर कर रहे थे, बट अपने लोगों के साथ, और फिर वहां पे पार्किंग, लोगों को निकालना, हजूम का हिस्सा बनना। सो रादर देन कि आप स्टेज पे जाएं तो लोगों के बीच में, आपने पर्पस सर्व करना था, आपने पर्पस सर्व कर दिया, हमारा काम यही है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं, अब वो ये कि बड़ा फैसला जाहिर है, उस फैसले के अंदर जो जो चीज़ें थी उसने शेक किया, पावर कॉरिडोर्स को, खुद गवर्नमेंट को शेक किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन आता है, वो कहता है कि बड़े पैमाने पर ज़मीनी इंतखाबात कराने के लिए हम तैयार हैं। तो कुछ हुआ तो ना, उसमें से निकला तो कुछ ना, अगर इलेक्शन कमीशन ये करने को तैयार है। देखिए, जब ये रिजीम चेंज का ड्रामा हुआ था ना, तब भी ये बातें हुई थी। ये बाई इलेक्शंस 2 जो हुए हैं, उससे पहले भी ये बातें हुई थी, बड़ी बड़ी बातें की गई। इसाक डार के आने से पहले भी बहुत कुछ कहा गया। शहबाज शरीफ ने, अगर याद हो, कहा था कि मुझे बस 100 दिन के लिए हुकूमत मिल जाए तो मैं पता नहीं कहाँ से क्या कर दूँगा। ये लारे लपे हैं, ये पॉलिटिकल वो स्लोगन्स हैं जिसने पाकिस्तान को आज इस नहज पे पहुंचा दिया। मेरा सिर्फ एक ही पाकिस्तानी कौम और आपके लिए और सब के लिए मैसेज है कि मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। जब रब के हाँ एक चीज़ लिख दी जाए, दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती। 64% इलेक्टोरल पूरा नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली का वो बाय इलेक्शन अगर ये कराते हैं तो बड़ा खर्चा आना है। 16 अगस्त हाँ जी, बड़ा खर्चा 2023 जी, टेन्योर पूरा हो रहा है। 2 प्रोविंशियल असेंबली का सेशन ऑन है। अब मुझे बताएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी नहीं हो सकता, 2 प्रोविंशियल असेंबलीज की मैं बात कर रहा हूं। ऑन टॉप ऑफ दैट आप इंटरम सेटअप आएगा, उसका अलग सिलसिला है। तो इनके बजटिंग होगी, बड़ा खर्चा होगा। इनकी जो भी सोच है, ये एक शिकस्त खुर्दा सोच है। और इंशाअल्लाह हमारी सोच जो एक मैसेज
पूरी पाकिस्तानी कौम को और वो पीडीएम और सबको गया कि इमरान खान इक़्तिदार का भूखा नहीं है, जूते की नोक पे रखते हैं इक़्तिदार को। मुल्क इस टाइम कहां पे पहुंचा हुआ है? आप डिफॉल्ट, मेरे मुंह में खाक, डिफॉल्ट 85% आप, हाँ, इन्फ्लेशन किस लेवल पे चली गई है? आपके मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट खत्म। आपके बारे में वो कौमें जो आपकी दुश्मन है वो अब वो एक ऐसी सोच डेवलप कर रही हैं कि खुदा ना खास्ता खुद मेरे मुंह में खाक, इजराइल, फिर एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, आपके न्यूक्लियर जो आपके जो अल्लाह ने एक खास तोहफा इस मुल्क को दिया, उसके बारे में भी बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। फिर हिंदुस्तान का जनरल क्या कहता है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में? जी। ये इनको सिर्फ इस वक्त फिक्र खान साहब का फोबिया हुआ है। इनको पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं। टेक्निकलिटीज ऑफ द सिचुएशन। अब अगर तहरीक अदम एतमाद वाला मामला नहीं हो पाता, ये लोग गवर्नर राज लगाने की बात अभी से कर रहे हैं, इवन इन द केपीके एंड पंजाब असेंबली, तो आप लोग उस पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे? देखिए खान साहब, यही लोग जो कि आपने तादाद देखी जी, ये लोग अभी जितने लोग अंदर थे इसके 10 गुना लोग बाहर थे जी, आ रहे थे। मैं खुद वहां पे था। आई वाज द ओनली एंकर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द स्टेज ऑफ इमरान उसकी खान। वजह क्या है? जी। आप आम घर के बच्चे हो, आप डरा नहीं आप मैं। मुश्किल से पहुंचे हो। हाँ जी। अल्लाह ने आपको वो बर्दाश्त और कुव्वत अता की है जो कम लोगों को अल्लाह नवाजता है। बेशक, इसमें तो आप कोई एक शक प्रोसेस से, मेहनत से आगे आए हो। हर पाकिस्तानी, ये आम लोग थे और इसमें पहली दफा पढ़े लिखे लोग, खान, इवन आर्मी सर, बड़ा crowd था। मैं 4.5 किलोमीटर तक पैदल वॉक करके। तो ये जो पूरी कौम निकली थी ना, अगर इमरान खान वायलेंस पे बिलीव करता, माजी की सियासत देखें, जलाओ गिराओ, पाकिस्तान का जर्रा जर्रा हमारा है, उस पर पाकिस्तान हमारा ईमान है। और खान ने क्या कहा कि अफवाज पाकिस्तान से मुझे लड़ाया जा रहा है, तो खान की स्टेटमेंट क्या थी कि मेरी जिंदगी से भी ज्यादा अहम अफवाज पाकिस्तान है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम इक़्तिदार के भूखे होते और हमने लड़ाई और खुदा न खास्ता पाकिस्तान को एक ऐसी नहज पे पहुंचाना था कि जहां पे बहुत पाकिस्तान को नुकसान होता, तो हम इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ते। ये हमारा मकसद चल पड़ते या उस वक्त छोड़ते ही ना। गवर्नमेंट जब छोड़ने की नौबत आई तो ना छोड़ते। एनआरओ अमरीका के आगे सर झुका लेते। हाँ, ना छोड़ते। खुदारी और गैरत और ये बड़ी बड़ी बातें। सर, गवर्नर राज पे आ जाए। गवर्नर राज अगर लगता है, कैसे रिएक्ट करेंगे? जिन्होंने करना होता है ना, वो बातें नहीं करती। कब से ये बातें कर रही? तो आप लोगों ने तो कर दिया। वो कह रहे थे, सुनिए राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि ये केपी और पंजाब असेंबली डिसॉल्व कर दें, हम इंतखाबात कराने के लिए तैयार। अब बैकआउट कर गए हैं। वो कहते हैं कि हम तो शहबाज शरीफ ने भी यही कहा था, शहबाज शरीफ ने भी यही कहा था, फजल रहमान ने भी यही कहा था, बिलावल ने भी ये कहा था कि क्यों ये असेंबलियां डिसॉल्व कर रहे। देखें, इनके कॉल फेल आपने सुने हैं, क्या क्या इन्होंने नहीं कहा। इनकी असल हकीकत कौम के सामने आ गई, तभी ये जनरल इलेक्शन से भाग रहे हैं। इनको अपनी औकात का पता है। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँ, खुदा के लिए इनकी बातों को सीरियस ना लें। दे हैव लॉस्ट देयर क्रेडेंशियल्स। ये अब उस नहज पे पहुंच गए हैं कि ये मसखरे बन गए हैं। अफरीदी साहब, देखें, इनकी बातों को तो सीरियस ना लें, लेकिन सिचुएशन सीरियस है। आप लोग बिल्कुल दुरुस्त क्लेम करते रहे कि सिंध हाउस में क्या होता रहा, पंजाब में पंजाब हाउस के अंदर क्या क्या कुछ होता रहा, बैग्स के बैग्स पैसों के गए, लोगों को खरीदा गया, वोट तोड़ा गया। इससे पहले हमजा शहबाज वज़ीर आला बने थे चंद दिन के लिए। तो अब भी अगर वही सिचुएशन होती है, तहरीक अदम के लिए वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को तोड़ लेते हैं, जबकि आपको पता है कि मशीनरी किनके साथ है, तो फिर कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ पे यकीन और ईमान रखता हूँ सर, कि जब हक और सच का अलम उठाते हैं तो अल्लाह की मदद आपके साथ शाना बशाना चलती है। ये छोड़ें कि हम किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो साइफर किसके पास आया, किसने कलीदी रोल अदा किया, फैसिलिटेटर कौन था, सारा कुछ इसको छोड़ दें। ये जो इस वक्त पीडीएम के साथ वो तमाम पार्टीज पार्लियामान के अंदर क्या कहती रही, जावेद लतीफ़ ने क्या कहा, हमें ज़बरदस्ती इक़्तिदार क्या किया गया है, हम पे थोपा गया है। इसी तरह बाकी एमक्यूएम ने क्या कहा, बलूचिस्तान बाप पार्टी के मेंबर्स ने अंदर क्या कहा। हम एक चीज, इस टाइम पे एक नया सेटअप है, नया आर्मी चीफ जी। हम अफवाज पाकिस्तान की इज्जत भी करते हैं और पाकिस्तान की सलामती का जामिन अल्लाह के बाद पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान है, नो डाउट अबाउट दैट। आज अगर इस चीज का एहसास नहीं होता
कि कौम के स्नैच पे है, ये क्या किया जा रहा है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से क्या डिसीजन मेकिंग हो रही है, ये बाहर जाके पाकिस्तान के फैसले, बाहर से डिक्टेशन लेना, और फिर सबसे बढ़कर ये कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का अनप्रेसिडेंटेड, ये जो पाकिस्तान की सियासत में जो इमरान खान को इस वक्त पजीराई है, लोग फॉलो कर रहे हैं, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। एक चीज मैं आपको बताऊं, खैबर पख्तूनख्वा और फिर साबका फाटा के लोग हमेशा मजहब और जबान के नाम पे एक्सप्लॉइट हुए। कुरम एजेंसी NA-45 सेंट्रल कुरम JUI का बेस लाइन, खान साहब ने हराया वहां से। देखिए खान साहब गए भी नहीं। हाँ जी। लोग सिर्फ अब उनका लोगों नाम, को सिर्फ उनकी उनका नाम असलियत, लोगों को असलियत खुल के सामने आ गई। सो मेरा ये ईमान और यकीन है, इनको जो कहना है कहें, जो इन्होंने मफरूज़े मंसूबे बनाने, इंशाल्लाह बेइज़्निल्लाह मार्च अप्रैल में मैं जनरल इलेक्शंस देख रहा हूँ। आप देख रहे हैं मार्च अप्रैल में जनरल इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब जरा लेट्स टॉक, दिसंबर नहीं टापेंगे अल्लाह के फजल से। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट आजम स्वाति साहब। उनकी गिरफ्तारी हुई है, बड़ी ग्रेसफुली उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है, लेकिन अगैन कोई तकरीबन 15 शहरों में उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए हैं। एक तो सबसे पहले मुझे ये समझ नहीं आती कि एक आम बुजुर्ग शहरी ऑटो पे हर 4-6 महीने बाद लग जाता है और एक ही तरह की FIR मुल्क के 15 शहरों में जाकर कटवा देता है किसी के भी खिलाफ। ये आम बुजुर्ग शहरी 75 साल से जिंदा है, ये मर नहीं रहा, ये तो मेरी समझ से बाहर है, पता नहीं कहाँ का है ये बुजुर्ग शहरी। बट अगैन जो आजम स्वाति साहब बोलते रहे हैं आफ्टर हिज रिलीज ऑन बेल, आपको लगता है कि उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस होती तो ये नौबत ना आती? देखिए जी, मैं एक चीज, टू बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट, मेरे लिए पहले देखें अल्लाह, अल्लाह के रसूल और फिर पाकिस्तान है सर, और हक और सच। सर मैं आजम स्वाति साहब, ये नहीं कि मेरे वो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़ी इज्जत करते मेरे हैं, बुजुर्ग हैं जी जी, मैं सिर्फ इतना बताऊं, मैं UNGA 76 सेशन में जब अमेरिका गया तो इनकी बेटी फरा स्वाति, जो मेरी सगी बहन जैसी है, जो मेरी NDU में मेरे साथ थी सर, इनके पूरे ख़ानदान को मैंने देखा कि वो पाकिस्तान के लिए कितना काम कर रहे हैं, पूरा ख़ानदान ह्यूस्टन में, मुझे पता है। वो जब ये इलेक्शन था डोनाल्ड ट्रंप का और मिसेस क्लिंटन का जी, तो ये मिसेस क्लिंटन की ये उनकी जो टीम थी उसका हिस्सा थी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई शख्स कानून को तोड़ता है, जब रूल ऑफ लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करें, तो कानून ऑटोमेटिकली अपना आप जो है वो रास्ता बनाता है। अब बात ये है, ये तो आजम स्वाति है, ये जो मिसिंग पर्सन्स की माएँ हैं, चाहे पता करें ना, ये बंदा बैठा है आपके साथ, मेरे साथ क्या हुआ है, मैं भी भुगत गया, मिसिंग पर्सन्स की माएँ हैं। फिर मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो यतीम, नादार, मिस्कीन हैं, जिनका कोई वाली वारिस नहीं, उनके साथ क्या होता होगा। सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खुदा के लिए हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एक प्रॉपर प्रोसेस है। आप चेयरमैन सेनेट को रीच आउट करें, चेयरमैन सेनेट को रीच आउट करने के बाद आपने जो कुछ करना है, इससे पहले जो हुआ 75 साल, वो मेरी भी कौम की माएँ सांझी होती हैं। आप एक बुजुर्ग, ही क्या मैसेज उनको, बेटी जो भी वीडियो के हवाले जो उनके साथ हुआ, जो उनके साथ हुआ, अरशद शरीफ के साथ हुआ, फिर इमरान रियाज के साथ जो हुआ, फिर शहबाज गिल के साथ जो हुआ, आपके साथ हुआ। एक और चीज़ सर, वो पाकिस्तानी जिनका कोई नहीं, उनके साथ क्या क्या हुआ होगा, वो कभी रिपोर्ट ही नहीं हुआ। तो हमारे लिए तो लोग फिर भी बोल रहे हैं। आज तो मीडिया, अल्लाह ने आप लोगों को इज्जतें दी, तो आप मीडिया की जीनत बन गए हो, लोग आप पे बात करते हैं। जिनका कोई नहीं, उनका क्या, तो अल्लाह क्या हमसे नहीं पूछेगा। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम, ये मैं एक बतौर एक पाकिस्तानी, मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि हमने अल्लाह के महबूब ने मक्का फतह किया ना, सबको माफ़ कर दिया। जी जी जी, हमने भी सबको माफ़ करना है, जो हो गया सो हो गया, वक्त वापस नहीं आ सकता। वी शुड मूव ऑन, एब्सोल्युटली वी शुड मूव ऑन। सिमिलरली तमाम पाकिस्तान के रियासती इदारे, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स, बशमूल हमारा निज़ाम इंसाफ, हमें एक चीज़ का इदराक हो जाना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर सेनेटर्स डेली जाते हैं, वॉक करते हैं वहाँ पर एहतजाजी। हाँ, तो अगर एक सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हो या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो, कैबिनेट मेंबर्स हों, टैक्स पेयर के पैसों से अफवाज पाकिस्तान या कोई भी बड़े ओहदे वाले, उसकी तनख्वाह जाती है, तो मैं आज ये पूछता हूँ कि FIR क्यों नहीं कट रही?
जब आजम स्वाति के खिलाफ FIR कट सकती है तो किसी के खिलाफ क्यों नहीं कट सकती? नंबर 1। नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हमने इस मुल्क में कानून की बालादस्ती देखनी और उसको प्रमोट करना है तो हमने सबको, जब अंबिया कराम कानून से बालातर नहीं, तो एक जनरल, एक आर्मी चीफ, एक प्राइम मिनिस्टर, कोई भी अक्ल कुल नहीं है और कोई भी इक्तदार से या किसी या सॉरी रूल ऑफ लॉ या फिर सबसे इंसाफ से बढ़कर एम्बिट से बाहर नहीं है। एब्सोल्युटली Nobody is out सो of that मैं ये ambit, कहना yes. चाहूंगा कि आजम स्वाति साहब को तकलीफ है और क्या कह कि मैं एक जिंदा लाश बन चुका हूं। तो जो FIR काटने वाले हैं उनको ये एहसास होना चाहिए, ये कटवाने वाले हैं, कि ये किस फ्रेम ऑफ माइंड में होगा। वो जब घर जाएगा क्या अपनी बीवी से आंखें मिला सकता है? क्या अपनी बेटी से आंखें मिला सकता है? अब मुझे बताएं वो शख्स किधर जाए, किधर जाए? वो अल्लाह का बंदा तहज्जुद गुजार है ना, तो वो खुदकशी कर सकता है। वो उसने तो कह दिए कौम को कि मुझे तो उन्होंने मार दी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। Let's move on. जी। Let's move on. Absolutely right. जनाब शहरयार खान आफरीदी, साबिक वफाकी वजीर, सर अब स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट पर स्टूडियोज़ में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, 1 ऑन द इलेक्शन एंड 2nd ऑन द लीगल मैटर्स आफ्टर दिस। वेलकम बैक। मैं अपने दीगर मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। कंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम बयानात जारी करना है क्या? यानी अगर एक बड़ी सतह पर 60% या 65% असम्बली अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएं तो उस सूरत में क्या वो ये कह सकता है कि नहीं हम ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं? देखें जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे बिला वजह तनकीद करने की बजाय आइन और कानून का मुताला करें। आइन का आर्टिकल 224 इलेक्शन कमीशन को ये पाबंद करता है कि जब अगर बाई इलेक्शन है तो आप 60 दिन में इंतखाबात करवा दें। अगर असम्बली तहरील हो गई है तो 90 दिन में इंतखाब करवाएं। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान दोनों पहलुओं पर मुकम्मल तैयार है। अगर ये जो अब असम्बलियाँ जो डिज़ाल्व होने के बारे में जो इमरान खान साहब ने जो ऐलान फरमाया है वो दुरुस्त है। वो पार्टी के चेयरमैन है, नेशनल लीडर हैं और दोनों सूबों में उनकी हुकूमत है, तो वो अपने चीफ मिनिस्टर को हुक्म दे सकते हैं कि आप असम्बली डिज़ाल्व कर दें। अब असम्बली डिज़ाल्व करने की समरी जो है, एडवाइस, वो वज़ीर आला पंजाब जो है वो बाउंड है कि वो आइन के आर्टिकल 112 के तहत असम्बली डिज़ाल्व करने को गवर्नर को एडवाइस दे सकते हैं। और गवर्नर साहब जो हैं उसको एडवाइस को 48 घंटे में फैसला करने की मजाज है। अब जब असम्बली डिज़ाल्व हो जाती हैं तो इसके 2 पहलू हैं। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ये देखना है कि ये ज़िमनी इंतखाबात हैं या ये बाकायदा मिड टर्म इलेक्शन के ज़िम्मे में आते हुए ये एक किस्म का जनरल इलेक्शन की तरह का एक इंतखाब है। तो हमारी नज़र में ये एक 90 दिन के इंतखाब होंगे और ये ज़िमनी इलेक्शन के ज़िम्मे में नहीं आती। ये हमारी राय है। बाकी इलेक्शन कमीशन में बतौर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आप ये समझते हैं कि जब इतनी बड़ी तादाद में अरकान असेंबली छोड़ चुके होंगे तो बजाय इसके कि बाईपोल्स कराए जाएं, मिड टर्म इंतखाबात होने चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये देखो जी, ये इलेक्शन कमीशन तो ये एडवाइस नहीं दे सकता कि 411 सूबाई असम्बली के मेंबरान ने इस्तीफा दे दिया है तो अब आप इसको जनरल इलेक्शन करवाएं। ये तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में नहीं है, ये तो वफाकी हुकूमत के इख्तियार में है कि वो अपनी सूबाई कौमी असम्बली डिज़ाल्व करते हैं, सिंध असम्बली डिज़ाल्व करते हैं, बलूचिस्तान असम्बली डिज़ाल्व करते हैं। तो लेकिन अगर इतनी बड़ी जब 411 की जो अगर मुस्तफ़ी हो जाते हैं इसको सूबाई असम्बली के मुस्तफ़ी नहीं होते हैं, असम्बली डिज़ाल्व हो जाती है, तो फिर ये एक इखलाकी तौर पर कानूनी नहीं हुआ, इखलाकी तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर ये बाउंड हो जाती है वफाकी हुकूमत कि वो अपनी असम्बली को डिज़ाल्व कर दे, क्योंकि वफाकी हुकूमत वादा कर चुकी है। वफाकी हुकूमत के वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि अगर इमरान खान साहब सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली को डिज़ाल्व कर देते हैं तो हम भी अपनी वफाकी असम्बली डिज़ाल्व कर देंगे। तो उन्हें भी अपने वायदे की पासदारी करनी चाहिए, इस पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। जब उन्होंने वायदा किया है कि हम असम्बली डिज़ाल्व कर देंगे, जब इमरान खान साहब असम्बली डिज़ाल्व कर देते हैं तो वफाकी असम्बली का डिज़ाल्व करनी चाहिए और वफाकी असम्बली का रहने का कोई जवाब नहीं रहता। बिल्कुल ये जवाब नहीं रहता। आपके जितना बड़े सूबे हैं, बलूचिस्तान को छोड़े, आप पंजाब को देखें और खैबर पख्तूनख्वा के देखें, 411 मेंबर देखें,
जब वो असम्बली डिजॉल्व हो गई है तो फिर वफाकी असम्बली को भी डिजॉल्व करना चाहिए। ये हमारा आपके साथ एक रिक्वेस्ट है, सदा है। और इसी तरह सिंध असम्बली में भी जरदारी साहब को जो है वो भी एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, बड़ा जरूरतमंद जाना कि वो सिंध असम्बली भी डिजॉल्व करें ताकि सूबे के साथ चलें, सब साथ चलना चाहिए। बलूचिस्तान में चले, इमरान खान नेशनल लीडर हैं, कोई आम तौर के वो लीडर नहीं है, नेशनल लीडर है पाकिस्तान के। अगर फैसला करते हैं दोनों सूबों के बारे में तो वफाक को भी, सिंध को भी, बलूचिस्तान को भी असम्बली डिजॉल्व करने के बारे में मशावरत करनी चाहिए। ये मुल्क के मफाद में भी है, स्टेट के मफाद में भी है। वेरी राइट सर, साथ रहिएगा। मैं अजहर सिद्दीक साहब, एडवोकेट, मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून। अजहर सिद्दीक साहब, सबसे पहले तो इस पे कमेंट कर दें, फिर मैं आजम स्वाति साहब के केस की तरफ आऊँगा। ये फरमाएं कि मिड टर्म इंतखाबात शुड बी द राइटली टर्म फॉर नेक्स्ट इलेक्शंस अगर होते हैं अर्ली, इस सूरत में, अदरवाइज आप क्या देखते हैं? बहुत शुक्रिया जमील साहब। एक्चुअली तो ये आप शायद हम भूल रहे हैं, ये टोटल पंजाब असेंबली गालबन 342 सीटें हैं और खैबर पख्तूनख्वा 115 सीटें हैं जी। अगर आप असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, अगर सूबाई असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं तो 342 और 115 बनती हैं, जहां पर मिड टर्म इलेक्शन ही होंगे और वो इलेक्शन ऑफ कोर्स वो जनरल इलेक्शन कहलाएंगे। वो सूबाई, यानी ये नहीं है कि जहाँ हमारे आइन में ये कदगन है कि कौमी असेंबली या सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन एक साथ ही हों, और वो बुनियादी तौर पर तो हर असेंबली ने लिखा हुआ है अपनी मुद्दत पूरी करनी है 5 साल। अब 5 साल से पहले स्पीकर आइन के आर्टिकल 58 के तहत इख्तियार मौजूद, 112 के तहत इख्तियार मौजूद है कि वजीर आला जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है और वो राय अपना बाकायदा राय देगा, एडवाइस देगा टू द गवर्नर 48 घंटे के अंदर अगर असेंबलियां डिसॉल्व कर दे तो ठीक है, अगर रोक के भी रखता है तो 48 घंटे बाद ऑटोमेटिकली असेंबलियां जो है वो डिसॉल्व हो जाएंगी। ठीक। अच्छा, इसके साथ बाकी जो देखा है सूबाई असेंबली जो है सिंध के अंदर और गालबन 26 के करीब सीटें बलूचिस्तान के अंदर 2 या 3 पता नहीं कितनी, मुझे एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता, वो सीटें इस्तीफे तो चले गए, 152 से ज्यादा सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। तो अगर आप इन सबको मिलाकर इकट्ठा देखें तो तकरीबन आप समझ सकते हैं कि अपना मेरा ख्याल है 600 से पता नहीं कितनी सीटें बनती हैं, और ये कुछ तकरीबन 66-67% जो है ना वो सीटें आपकी सारी खत्म हो जाएंगी। और आप अब ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर आपने जाना है तो आप जनरल इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे, और हो सकता है, इसमें अभी तक ऐसी इंटरप्रिटेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर इस्तीफे आप आ जाए तो अब जनरल इलेक्शन तो अजहर सिद्दीक साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्टेटमेंट दे रहा है कि सूबाई असेंबलियां तहलील होने पर 60 रोज में ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या बाउंड होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी भी मशवरे के ऊपर कि वो ज़िमनी इंतखाबात करानी चाहती है गवर्नमेंट, या फिर मिड टर्म इंतखाबात की तरफ जाएंगे, या फिर इलेक्शन कमीशन को खुद सोचना होता है, खुद मुख्तार होता है इस केस में? भाई आईनी तौर पर तो इलेक्शन कमीशन जो है ना आजाद और खुद मुख्तार है, लेकिन हमने पिछले अरसे से देखा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक सियासी रोल प्ले कर रहा है, और अगर कोई सियासी जमातें को जो हुकूमत वक्त में है जो चाहते हैं उनकी जुबान के तौर पर, मैं माउथ पीस का भी लफ्ज अगर इस्तेमाल कर लूं तो गलत नहीं होगा। अभी रिसेंटली देख लें भाई, अब यानी मिसाल के तौर पर उन्हें प्रेस रिलीज जारी करने की क्या जरूरत पड़ी है, यानी, और मुझे अच्छी तरह याद है, अगर आपको याद हो कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से मामला आया था, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर था, तो ये सुप्रीम कोर्ट में अपने नहीं पहुंचे हुए थे खुद ही, यानी इन्हें कोई नहीं बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट में अपना सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशनर ये सारे पहुंचे हुए थे, और उन्होंने कहा जनाब कि हम अपनी राय दी उन्होंने कि जी हम इलेक्शन नहीं करा सकते, हमारे पास वक्त नहीं है या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। तो इलेक्शन कमीशन का एक किरदार जो है ना पाकिस्तानी तारीख में जो मौजूदा है ना वो बायस जरूर कहलाएगा, यानी उसने अब तक जितना भी किरदार अदा किया है उसमें आपको बदनीति भी नजर आती है। यानी सिर्फ यही इशू नहीं है, तौहीन अदालत के कानून का जिस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया, सेक्शन 10 ऑफ द इलेक्शन एक्ट,
फिर तोशा खाना में जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया, आपके सामने प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस भी अगर उठाकर देख ले, जी जी यानी इनका ये याद रख लीजिएगा तारीखी तौर पर इनका कोई फैसला किताबों में नहीं रहना, ये सारे के सारे सेटिसाइड हो जाने हैं। कल किसी शक्ल पे भी जाके इनकी हालत कोई नहीं रह जानी है। यानी ये कितनी देर आप लेते जाएंगे चीजों को, अभी तक जितनी भी चीजें दी हैं वहां से बदनीति वाला एलिमेंट तो बड़ा वजाहत के साथ आ गया है। बदनीयती वाला और एलिमेंट बड़ा इसलिए- वजाहत के साथ आ गया है। अजहर सिद्दीक साहब साथ रहिएगा, मैं कंवर साहब की तरफ जाऊंगा। कंवर दिलशाद साहब ये बताएं कि आम इंतखाबात के ऊपर एज ऑफ नाउ जिस तरह का सेटअप हमारे इलेक्शन कमीशन के पास है, आप छोड़ दें ईवीएम को, बाकी चीज़ों को जो हो भी नहीं सकती इनकलकेट, कितना खर्चा आ जाता है आम इंतखाबात के ऊपर? और अगर 66% ऑफ द सीट्स के ऊपर बाई इलेक्शन या जिसको आप कह रहे हैं कि मशवरे के तौर पर मिड टर्म हो जाए वो होते हैं, तो कितने अखराजात आते हैं? जनाब, जब मुल्क का स्टेट का मामला आ जाए तो उसमें अखराजात का तौलिया नहीं किया जाता। लेकिन मेरे दोस्त ने जो बात कही है इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में स्टेटमेंट जमा कराई है, तो मेरे दोस्त को हकाइक का इल्म नहीं है। असल बात जो उन्होंने फाइल पेश की थी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान को भी दी थी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी दी थी, उन्होंने कहा थी हाँ, हमने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को 16 खत लिखे कि जनाब आइन के आर्टिकल 151 में तरमीम कर ली, जहाँ लफ्ज लिखा हुआ ना प्रोविजनल जी प्रोविजनल मर्दमशुमारी, और प्रोविजनल मर्दमशुमारी पर एक ही बार इंतखाब होगा और वो होगा 2018 का। अब 2018 के इंतखाबात हो गए, अब आइंदा इंतखाबात करवाने के लिए जरूरी है कि वो जो प्रोविजनल की जगह आप फाइनल कर दें, वो तरमीम कर दें, डिलीट कर दें। तो उन्होंने 16 खत लिखे, 1.5 साल तक खत लिखते रहे, आप डिलीट कर दें ताकि हम इसके आप आगे डिलिमिटेशन कर सकें और इलेक्टोरल रोल को भी हम अपडेट कर सकें। लेकिन वो उन्होंने खत का जवाब नहीं दिया। तो इलेक्शन कमीशन तैयार है। अब एक बड़ी बात मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ, बड़ा आईनी मसला तो नहीं है, रवायत है। रवायत ये है कि जब कौमी असम्बली का इजलास हो रहा हो या सूबाई असम्बली का इजलास हो रहा हो तो फिर असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं होती, ये रवायत है, आइन और कानून में नहीं लिखा। अब ये सूबाई असम्बली पंजाब जो है वो बाकायदा कंटिन्यू चल रही है 4 महीने से। इस दौरान में ना तो उनके खिलाफ तहरीक एतमाद पेश हो सकती है और ना ही वो गवर्नर जो है उनको एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, डायरेक्शन जारी नहीं कर सकते क्योंकि सूबाई असम्बली का इजलास जारी है। और ना ही इस दौरान में सूबाई असम्बली डिसॉल्व होती है। ये जो ना होने वाली बात है डिसॉल्व, ये एक रवायत है, आइन और कानून में नहीं लिखा हुआ। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि फिलहाल तो सूबाई असम्बली का इजलास चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा का भी चल रहा है, कौमी असम्बली का भी इजलास चल रहा है। इन हालात में असम्बलियों को डिसॉल्व किया जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो जाएगा कि जनाब असम्बलियों का इजलास जारी था तो इन्होंने अपने असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी पंजाब की या खैबर पख्तूनख्वा की। बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद फैसला करेगा अभी ये रवायत बरकरार रहते हैं कि नहीं रहते। इसका एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ कि जब सदर फारूक लगारी ने बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया कौमी असम्बली को, उस कौमी असम्बली का इजलास जारी था। उन्होंने 5 नवंबर को असम्बली का इजलास खत्म कर दिया, जैसे होता है प्रेसिडेंट पाकिस्तान कर सकते हैं, और इसके बाद 6 नवंबर को उन्होंने कौमी असम्बली डिसॉल्व कर दी। तो पहले कौमी असम्बली का इजलास जो था वो उन्होंने मुलतवी किया गैर मुनअमद के लिए और 6 नवंबर को असम्बली डिसॉल्व कर दी 96 में। तो ये रवायत है, ये कानून में नहीं लिखा हुआ। तो इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि अभी सूबाई अगर पंजाब के वज़ीर-ए-आला इख्तियारात है, आइन के आर्टिकल 112 के तहत वो गवर्नर को एडवाइस भेज सकते हैं। लेकिन गवर्नर साहब अगर चाहें तो वो कहेंगे कि रवायत तो ये चली आ रही है कि सूबाई असम्बली का इजलास हो रहा हो तो असम्बली डिसॉल्व नहीं होती, तो वो अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन मामला रिवायत का है। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। मैं जरा जी अजहर सिद्दीक साहब। अच्छा देखिए, मैं कंवर दिलशाद साहब ने जो पहले एक बात कही ना, वो अपना पॉपुलेशन सेंसस के हवाले से, फर्ज करें आज से जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस मूव आया था, असम्बलियां तहलील हो जाती, फिर क्या करते? इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कराने फिर भी तो होने ही थे ना, टाइम पे होने थे। यानी ये जो बातें हैं ना, ये चूंकि इलेक्शन कमीशन का रोल पाकिस्तान में मुतनाज़ा हो चुका है, जो इन्हें सीखना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, इंडियन इलेक्शन कमीशन से या बाकी जगहों से, कि ये एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारे हैं। अभी तक मिसाल के तौर पर, यानी मैं बताता हूँ कि मैंने कई ऐसे रेफरेंस भिजवाए हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से है। इमरान खान का तो इनको आ गया रेफरेंस, जनाब तोशा खाना वाला, अच्छा वो भी गलत आया, वो भी आर्टिकल 63A के तहत अपना स्पीकर को तो इख्तियार ही नहीं था, जो कि आर्टिकल 63 में जितनी चीजें दी हैं उसके तहत तो था ही नहीं, और वो अपने आप पता नहीं कहां से इख्तियारात इस्तेमाल कर लिया। ये तारीख बताएगी कि, और दूसरी तरफ आ जाते हैं जो बाकी बातें हैं, ये रवायत नहीं है जी,
ये मैं देखिए आर्टिकल 67 और आर्टिकल 127 अगर आप पढ़ लें इसका 127 आईने and पाकिस्तान Article का, 6, right. हाँ नहीं आर्टिकल बेसिकली 67 है जो 67 नेशनल असेंबली के जो चलाने के लिए ना जो रूल्स बनाने की बात करता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कहते हैं उसको, और उसके साथ साथ दूसरा जो है वो 127 है 1 to 7. कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है ना वो आइन ने इजाजत दी है। और ये जहां रूल्स के अंदर ये बात है कि जब कोई और बिजनेस चल रहा होगा, जब असेंबली का बिजनेस चल रहा होगा, तो उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ नहीं सकता। यानी अगर सिर्फ रवायत होती तो अब तक कब का ये मामला चैलेंज हो चुका होता। ओलादा बात है, अगर ये करेंगे तो ये रूल्स जाके चैलेंज करें। रूल्स तो आपको पता है कि इन्हीं सूबाई असेंबलियों ने यानी इस बात पे दोनों मेरे जो मौजूद स्पीकर्स बैठे हैं इस वक्त, एक्सपर्ट्स, आप दोनों का कंसेंसस है कि इंतखाबात होने चाहिए इस क्राइसिस सिचुएशन में, पॉलिटिकल क्राइसिस में, चाहे आप उसको मिड टर्म इलेक्शंस का नाम दे दें या चाहे अर्ली जनरल इलेक्शंस का नाम देंगे। इज दैट राइट सर? कमर दिलशाद साहब, क्विक कमेंट सर। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। अजहर साहब आपको क्या लगता है? तो फिर देखिए इस वक्त जो है ना, इस वक्त इस मुल्क की जो हालात चल रही हैं, जो कयास चल रहा है, अब यानी दो नुकसान है। एक तो इकाइयां मुतासर होंगी। आज सूबाई असेंबलियां आप डिसॉल्व कर दे, पहले पाकिस्तानी तारीख में अगर देखा जाए तो नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबलियों का डिफरेंस आ जाएगा। यस सर, नो अर्ली जनरल इलेक्शंस, यस सर, नो सर, 100%। अब आप इसको मिड टर्म इंतखाबात का नाम दे दें या अर्ली जनरल इलेक्शंस का नाम, ये दोनों हमारे मौजूद माहिरीन और दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं जो ओवरऑल पॉलिटिकल क्राइसिस है इसमें आप बाई इलेक्शंस या इतने बड़े बाई पोल्स की तरफ नहीं जा सकते, मिड टर्म इंतखाबात हो सकते हैं, ये उनकी राय है। और फिर यही कहना है अजहर सिद्दीक साहब का कि अर्ली जनरल इलेक्शंस होने चाहिए, बाई पोल्स की तो बात ही नहीं बनती। 67% जब असेंबलियाँ खाली हो जाएं तो आने वाले दिनों में देखते हैं हालात किस जगह बैठते हैं। गवर्नमेंट डटी हुई है, इलेक्शन कमीशन भी बयानात पर बयानात दे रहा है, क्या होता है। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।